जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आप सबको खुशामदीद। एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर 2019 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट ने तमाम कमर्शियल बैंकों के सदूर को मुखातिब करके एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया, जिसका उन्वान था फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिस्क ऑफ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और जिसका उर्दू तर्जुमा है तिजारत पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों के माली मावनत के खतरात से निपटने का फ्रेमवर्क या बंदोबस्त। अब ये सब एक आम आदमी के समझने के वास्ते यकीनन काफ़ी मुश्किल है, और दोस्तों हमारा नया सिलसिला इसी मौजू पर ही मुश्तमिल होगा। हम मुश्किलात अपने लिए ले लेते हैं और आसानियां आपके लिए। तो फिर चलें अपने इस नए सिलसिलेवार वीडियोस की तरफ, जिसमें हम निहायत ही सादा और आसान तरीके से वजाहतों और मिसालों की मदद से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक के इस सर्कुलर में क्या कुछ बताया गया है, और हम बतौर एक आम ताजिर और बैंकर इसे कैसे समझें और अपने निज़ाम कारोबार में कैसे लागू करें। हम इस बात की भी वजाहत कर देते हैं कि हमारे इस नए सिलसिले में आगे चलकर एक मकाम पर FATF भी शामिल हो जाएगा। ये FATF बुनियादी तौर पर मुखफ़फ़ है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। पिछले काफ़ी अरसे से हम सब अखबारात और मीडिया में हुकूमती सतह पर इसके बारे में काफ़ी से ज़्यादा खबरें और चर्चे सुनते आ रहे हैं, मगर हम अब तक ये नहीं जान सके कि ये किस चिड़िया का नाम है। 1989 में पेरिस, फ्रांस में कायम होने वाले इस बैनुल-अक़वामी इदारे के अब तक तकरीबन 38 या 39 ममालिक रुकनियत ले चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और इसके कुल 40 नुकात या एजेंडाज हैं। इसी से मुंसलिक एक और इदारा भी जो अब तक निस्बतन खामोश है, और उसका नाम है फिनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क या FCEN। 25 अप्रैल 1990 को अमेरिका में कायम होने वाले इस इदारे का बुनियादी मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर रकूमात की तरसील में होने वाले जराइम की रोकथाम करना, या यूं समझ लें कि इन रकूमात की गैर कानूनी नकलो हमल और मुंतली को रोकना और उस पर निगरानी बनाए रखना इस इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी है। बहरहाल इन सब पर उस सिलसिले के दौरानिए में मुनासिब वक्त पर वीडियो बनाई जाएंगी, और फिर हम शुरुआत करते हैं अपने इस मौजू को, जिसके बारे में स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में बैंकों को हिदायत की गई है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में मौजूद कमजोरियों और खामियों की बदौलत होने वाली रकूमात की गैर कानूनी तरसीलात और इस तरीके से उनसे मुंसलिक दहशतगर्दों को मिलने वाली माली मावनत को अब रोकना होगा। और इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने एक खास तरीक़ाकार तैयार किया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, और उसकी मदद से बैनुल-अक़वामी तिजारत के पर्दे के पीछे होने वाली रकूमात की गैर कानूनी तरसीलात और उसकी मदद से बैनुल-अक़वामी तिजारत के पर्दे के पीछे होने वाली रकूमात की गैर कानूनी तरसील, और जिसके लिए बैंकिंग का चैनल भी इस्तेमाल होता है, उसे रोकना होगा। और इस सिलसिले में पहले से चलता हुआ बैंकिंग सिस्टम रोका नहीं जाएगा, बल्कि मरवजा कवानीन और कानूनी माहिरीन की मुशावरत से इन हदायत को अमली जामा पहनाया जाएगा, और बैंकों को अपने निज़ाम या सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का वक्त भी दिया गया था। बैंकों को यह भी हिदायत की गई है कि वो अपने कस्टमर्स को इस सिलसिले में मुकम्मल आगाही फराहम करें, तरबियत भी दें, बताएं उन्हें, जैसा कि दस्तयाब शुदा फॉर्म पर दुरुस्त मालूमात की फराहमी, गैर मुल्की करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का दुरुस्त इस्तेमाल, और माल तिजारत की असली कीमत, मालियत, मिकदार, क्वालिटी वगैरह। इसी तरह अगर किसी कस्टमर ने गलत या नामुकम्मल मालूमात फराहम करके बैनुल-अक़वामी तिजारत के बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल किया, तो स्टेट बैंक उस कस्टमर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 के तहत ना सिर्फ कार्रवाई करेगा,
बल्कि उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों को मामला भी सौंप दिया जाएगा और इस सारे मामले में बैंकों से भी कोई रियायत नहीं रखी जाएगी। अब स्टेट बैंक की इन हिदायत के मतन सादा और आसानी से समझने के लिए हम चंद मिसालों की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैनुल-अक़वामी तिजारत की आड़ में किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी रकूमात की तरसील होती है। याद रखिए दोस्तों, चोरी को रोकने के लिए पुलिस वाले को चोर की तरह सोचना पड़ता है। लिहाजा बैनुल-अक़वामी तिजारत और लेन देन के मामलात और उनसे बैंकिंग सिस्टम का किरदार, इस पूरे साइकिल या चैन को बगौर देखना होगा। गो के इस सिलसिले में चंद इब्तदाई वीडियोस हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर पे, और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। अब यहां हम फर्ज कर लेते हैं एक फर्जी मुल्क है समझने के लिए, जिसका नाम हम रख लेते हैं हिमालयपुर, और उसमें एक शख्स सुल्तान गैर कानूनी या ब्लैक मनी एक दूसरे फर्जी मुल्क को, जिसको हम समझ लेते हैं चटानिस्तान, उसके एक शख्स परवेज को मुंतकिल करना चाहता है। इस सिलसिले में वो महफूज और कानून को धोखा देकर एक रास्ता तलाश करता है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में जब कोई इंपोर्ट या माल दरामद करता है तो फिर उसकी कीमत भी अदा करता है। अब फर्ज कर लेते हैं जूते की एक जोड़े की कीमत $5 है। सुल्तान परवेज से गठ जोड़ करके उसकी कीमत $55 तय कर देता है। तिजारत में अब इस बात की इजाजत और हक तो हासिल है कि दोनों फरीक अपने खरीदो फरोख्त में जिस तरह चाहे कीमत तय कर ले। अब 1 लाख जूतों की जोड़ों की कीमत बाहिसाब $55 ये बनती है $55 लाख, जबकि उसकी असली कीमत है $5 लाख। जूतों की ये खेप जिसे सुल्तान ने चटानिस्तान के परवेज से इंपोर्ट किया है, और जब इंपोर्ट मुकम्मल हो गई तो सुल्तान ने बैंकिंग चैनल से $55 लाख अदायगी कर दी। इस तरह ज्यादा कीमत पर माल तिजारत खरीद कर उसने सबको धोखा देते हुए $50 लाख परवेज को मुंतकिल कर दिए और जूतों के 1 लाख जोड़े मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दिए। एक्सपोर्ट में इस शक्ल को ये कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग। इसी तरह इसका एक दूसरा रुख, एक और मिसाल लेते हैं। वही फर्जी मुल्क चटानिस्तान से सुल्तान कुछ माल तिजारत हिमालयपुर के परवेज को एक्सपोर्ट करता है। उसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में $55 लाख है, जबकि वो सिर्फ $5 लाख में फरोख्त कर देता है। परवेज इस मुल्क को अपने मुल्क के मकामी मार्केट में $55 लाख में बेचकर $5 लाख सुल्तान को बैंकिंग चैनल से अदायगी कर देता है। इस तरह सुल्तान ने परवेज को $50 लाख मुंतकिल कर दिए। इस तरीके को कहा जाता है ओवर इनवॉइसिंग। एक और रुख भी हो सकता है, आला क्वालिटी के माल की कीमत में घटिया या बहुत ही हल्का माल भेजा जाए। इसी तरह कागजात में तो दुरुस्त मालूमात होंगी, मगर माल की क्वालिटी के बदौलत रकम मुंतकिल हो जाएगी, या फिर कागजात में माल की मिकदार कुछ हो और दरअसल जो माल भेजा या मंगवाया जा रहा है उसकी मिकदार कम या ज्यादा हो। गर्ज इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। अब दोस्तों, ये सब कुछ उस वक्त पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेता है जब इस खरीदो फरोख्त के अमल में आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या यूं समझ लें कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की तिजारत हो रही होती है। अब यहाँ तैयार शुदा सॉफ्टवेयर या आईटी प्रोडक्ट की असल कीमत का तयन उस मैदान के सिर्फ माहिरीन ही लगा सकते हैं, या उससे मुंसलिक सर्विसेज हाउस। तो दोस्तों, हमारा ये सिलसिलेवार प्रोग्राम इसी मौजू पर फोकस रहेगा, और स्टेट बैंक की जारी करदा हिदायत की रोशनी में हम ये देखेंगे कि बैंकों ने किस तरह अपने निज़ाम या सिस्टम को कानूनी दायरे में रहते हुए अपग्रेड करना है, और गैर कानूनी रकूमात की मुंतकिली को रोकने या उस पर निगरानी कायम करने के लिए क्या कुछ करना होगा। इसी तरह दहशत गर्दों के माली मावनत की गर्ज से होने वाली रकूमात की मुंतकिली किस तरह पहचानी जाती है और फिर कैसे रोका जाता है। इसके अलावा एक लफ्ज़ बहुत मशहूर है और वो है मनी लॉन्ड्रिंग। बैनुल-अक़वामी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग को भी गैर कानूनी रकूमात की तरसील के पलड़े में या तराजू में रखा जाता है। मनी बुनियादी तौर पे इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है
اور اس کا مطلب ہے رقم، اور لانڈرنگ کا مطلب ہے دھونا یا دھلائی کرنا۔ اب لفظی مطلب تو یہی بنتا ہے کہ رقم کو دھو لینے کے عمل کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، مگر دراصل یہ جائز طریقے سے کمائی گئی رقم پر واجب الادا ٹیکس کی چوری کا نام ہے، یا اس کا ایک اور رخ رشوت یا چوری کی چھپائی گئی رقومات جو کہ سامنے لانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پھر عام عوام کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایک خاص طریقے سے پوشیدگی سے نکال کر جائز دولت یا آمدنی میں لوٹانے کا نام منی لانڈرنگ ہے۔ اس معاملے کو بھی ہم ایک فرضی مثال سے سمجھتے ہیں۔ چٹانستان کے سلطان نے رشوت یا بلیک مارکیٹنگ یا کسی بھی اور طریقے سے غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی رقم یا ٹیکس بچانے کے لیے اپنی جائز کمائی سے رقم کا ایک حصہ علیحدہ کر لیا۔ اب وہ کسی طرح سے کچھ ایسے ثبوتوں کا بندوبست کرنا چاہتا ہے کہ یہ غیر قانونی رقم قانونی طریقے سے جائز بن جائے۔ ساری دنیا میں اس کا سب سے عام اور مقبول ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے جوا، کیسینو۔ اب چونکہ پاکستان میں تو جوئے کی آمدنی نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ قابل گرفت پولیس جرم بھی ہے، اور اسلام میں بھی حرام ہے، مگر دنیا کے کئی ممالک میں جوا یا کیسینو سے حاصل شدہ رقم نہ صرف جائز ہے بلکہ قانونی بھی ہے۔ بس وہاں پر لاگو شدہ ٹیکس یا محصولات کی ادائیگی کر دی جائے تو رقم جائز ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چٹانستان میں تو جوا غیر قانونی ہے، مگر ہمالیہ پور میں جوئے کی آمدنی قانونی اور جائز درجہ رکھتی ہے۔ ہمالیہ پور کے پرویز کا ایک جوا خانہ ہے جہاں ہر روز سر شام جوا کھیلا جاتا ہے۔ چٹانستان سے سلطان نے ہمالیہ پور کے پرویز سے رابطہ کیا اور اس سے اپنے غیر قانونی 55 لاکھ ڈالرز کو قانونی یا وائٹ کرنے کے لیے مدد طلب کی۔ 2 لاکھ ڈالرز مقامی ٹیکس اور 3 لاکھ ڈالر سروسز چارجز کے عوض، ان دونوں میں معاملہ طے پا گیا۔ سلطان پرویز کی مدد سے ایک شام فرضی جوا کھیلتا ہے اور 55 لاکھ ڈالر جوئے میں جیت جاتا ہے۔ ٹیکس اور سروسز چارجز کے بعد یہ جیتی ہوئی رقم 50 لاکھ ڈالر رہ جاتی ہے۔ ہنڈیا حوالے کی مدد سے غیر قانونی مارکیٹ یا پھر سمندری راستے سے ایک قریبی ملک کے ذریعے اس نے یہ رقم منتقل کی، اور دوسری طرف سے بینکنگ چینل کے توسط سے وہ اپنی فرضی جوئے میں جیتی ہوئی رقم اپنے ملک چٹانستان میں منتقل کر لیتا ہے۔ اب اس کے پاس پختہ ثبوت ہے کہ اس کے پاس موجود رقم رشوت یا بلیک کے نہیں بلکہ ایک غیر ملک میں کمائی گئی جائز رقم ہے، اور اسی کی ایک شکل انعامی لاٹری ہے یا پھر منی بانڈز وغیرہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ تو دوستو، اب ان سب طریقوں کو روکنے اور وطن عزیز میں بینکنگ سسٹم کو اس طرح کے معاملات سے پاک کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے اقدامات لیے ہیں۔ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز اسی سلسلے کی ہوں گی۔ ان میں ہم آپ کو تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بین الاقوامی تجارت میں کس طرح غیر قانونی عوامل سے بچنا ہے اور اپنی تجارت کو مقامی اور غیر ملکی بینکوں کے سسٹم یا نظام میں رہتے ہوئے نہ صرف جاری رکھنا ہے بلکہ ان کو بڑھانا بھی ہے۔ تو پھر آج تک کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں، جس میں ہم چند اہم اصطلاحات کا ذکر کریں گے اور ان کے مطلب یا مقاصد جاننے کی کوشش کریں گے، اور بہت کچھ ہوگا اس سب کے علاوہ۔ اب اجازت۔